ओके स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आज अपन फर्टिलाइजेशन में, आपको पता है ना, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सिंपल फ्यूजन से जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और जो ट्रिपल फ्यूजन था उससे पीईएन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जो आगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट करता है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। जब एंडोस्पर्म डेवलप होगा उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एंडोस्पर्म आपको पता है 3N स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। यानी एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये काम करता है। इज दैट क्लियर? तो आज अपन देखते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है बच्चों, वो 3 तरह का है। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब फर्स्ट अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही समझते हैं कि ये क्या होता है। नाम से क्लियर है, देखो कुछ चीज़ें नाम से क्लियर हो जाती है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। और बच्चों, मैंने जब बताया था आपको कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, मतलब केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी न्यूक्लियस ही बन रहे हैं और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इस कारण इनके ऊपर सेल वॉल नहीं बन पा रही है। समझ गए? तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किससे बनता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? तो इस समय क्या नहीं हो पा रहा है बेटा? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, केवल ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। यानी कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है ना। तो फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कभी भी सेल वॉल नहीं बनेगी। नहीं, एक बार सारे न्यूक्लियस बनने के बाद फिर इनमें सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब देखो क्या था हमारे पास ये पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी प्लॉइडी क्या है? 3N। अब क्या होगा बेटा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर हो रहा है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण इसमें सेल वॉल नहीं बनेगी, केवल न्यूक्लियस ही डिवाइड होंगे, यानी अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? लेकिन ध्यान रखना, एक बार जब ये पूरा न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा उसके बाद इनमें सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी सेल वॉल इनमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये जो एंडोस्पर्म है इसमें केवल न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर हो गया? अब इसमें बहुत सिंपल है, ये देखो। अब इसके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखो। ज़्यादातर बच्चों ये पॉलीपेटल्स में ऐसा होता है। पॉलीपेटल्स जो प्लांट होते हैं ना, उनमें ऐसा होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल भी देख लो आप। हमारा आइडियल प्लांट कौन सा था? कैप्सेला, ठीक है। इसके अलावा कॉटन है, ठीक है। वीट में भी ऐसा होता है, ठीक है। मेज़ का एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, सनफ्लावर का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्लियर हुआ? समझ आया ना अच्छे से? अब देखो अब इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल भी आप लिखो। कोकोनट का जो मिल्क है, यानी जो लिक्विड है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दूसरा टाइप आता है बच्चों, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखो इसका नाम क्या है, देखो नाम से क्लियर हो जाएगा। सेल्यूलर मतलब इसमें सेल बनेगी, ठीक है। मतलब सेल बनेगी यानी सेल वॉल बनेगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस भी होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, और प्लस इसके साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है। दोनों चीज़ें होती है, और जब दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होगा। क्या बन जाएगी बच्चों? सेल वॉल बन जाएगी। और सेल वॉल बन जाएगी तो यानी इसमें सेल्स बनेगी बहुत सारी। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब ये जो हमारा पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें जब डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे। रिजल्टिंग बेटा हमारे पास इस तरह इसमें सेल्स बनेगी, इस तरह से, ठीक है। सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अभी न्यूक्लियर में आपने क्या देखा था? केवल न्यूक्लियस बन रहे थे ना, जबकि इसमें सेल्स बनेगी। तो ये अपना हो गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब इसका एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं बच्चों गैमोपेटलस प्लांट।
समझ आ गया। इसके अलावा अगर कोई वैसे आपसे पूछे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो पिट्यूनिया है, ठीक है, पेपेरोमिया है, ठीक है, पेपेरोमिया आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, यूट्रिक्यूलेरिया इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका एक और एग्जाम्पल आपको जो याद रखने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखोगे, कोकोनट का इडिबल पार्ट, लिक्विड पार्ट नहीं, इडिबल पार्ट, ठीक है ना। तो कोकोनट का जो मिल्क था वो क्या था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, लेकिन उसका जो इडिबल पार्ट है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्लियर हुआ, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद एक तीसरा टाइप भी आता है बच्चों, हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन सा है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, इसे इंटरमीडिएट टाइप का बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है ये, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर टाइप भी आ जाता है और सेलुलर भी, इनके इंटरमीडिएट टाइप का है, ठीक है। अब कैसे देखो, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये PEN है, ठीक है। पहले बच्चों इसमें क्या होता है, एक बार इसमें सेलुलर डिवीजन होता है, एक बार ये सेलुलर टाइप का डिवीजन करता है, तो रिजल्टिंग क्या हुआ बच्चों, इसमें इस तरह से 2 सेल्स बन जाती है। इरेगुलर डिवीजन होता है बच्चों ये इस तरह से, लेकिन इसके बाद बच्चों इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस ही डिवाइड होंगे इस तरह से। क्लियर, समझ आया ना। तो ये इंटरमीडिएट टाइप का हो गया। अब सवाल है कि ऐसा किस में होता है, तो इसको याद रखना तो बहुत आसान है। नाम क्या है इसका, हेलोबियल। तो ये एक मोनोकोट का ऑर्डर है बेटा, एक हेलोबियल्स, हेलोबियल्स ये एक ऑर्डर है बेटा क्लासिफिकेशन में, और इस ऑर्डर में मोनोकोट्स ही आते हैं, ठीक है। तो यानी ये मोनोकोट्स प्लांट के अंदर आप इसका दे सकते हो। क्लियर हुआ। तो बेसिकली कितने टाइप का एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बच्चों होता है, एक होता है न्यूक्लियर जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवीजन होता है, एक होता है सेलुलर जिसमें सेल्स बनती है, कितना आसान है ना, और एक है हेलोबियल जो कि इंटरमीडिएट टाइप का है। क्लियर हुआ। अब थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं इसमें। देखो इसके बाद आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपकी एक टर्म आ सकती है बच्चों, डबल एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये डबल एंडोस्पर्म क्या चीज़ है, देखो डबल नाम से क्लियर, देखो डबल मतलब 2 टाइप का एंडोस्पर्म। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल है आपका कोकोनट का सीड, या कोकोनट के अंदर ये होता है। अब कोकोनट में क्या होता है बच्चों, एक तो लिक्विड पार्ट होता है ना, जिसको कोकोनट मिल्क कहते हो आप, ठीक है। और एक कोकोनट का क्या होता है बेटा, इडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट होता है। अब देखो जो इडिबल पार्ट है वो तो है सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है बच्चों, और जो उसका लिक्विड पार्ट है वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो डबल 2 तरह का एंडोस्पर्म हो गया ना बच्चों। तो डबल एंडोस्पर्म किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल बेहतरीन रहेगा, क्या रहेगा, कोकोनट। क्लियर हुआ आपको अच्छे से। अब इसके बाद आपको एक और टर्म याद रखनी है, ठीक है। एक आता है बच्चों स्टोनी एंडोस्पर्म, ठीक है। स्टोनी यानी स्टोनी नाम से क्लियर ना, हार्ड लेयर होती है जिसकी, है ना, या इसे बेटा रूमिनेंट एंडोस्पर्म के नाम से भी कुछ किताबों में बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, हार्ड टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो रहेगा बच्चों आपके वो रहेगा बीटल नट, नहीं इसका बोटेनिकल नेम क्या था, अरेका नेट। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, डेट पाम, ठीक है ना। फोनिक्स डेटा आपने पढ़ा होगा ना, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा इसका बोटेनिकल नेम है, तो डेट पाम आप याद रख सकते हो। इज दैट क्लियर। इसके अलावा और अच्छी टर्म है बेटा, देखो जरा, मोजेक एंडोस्पर्म भी पूछा जाता है, मोजेक एंडोस्पर्म, ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बच्चों। मोजेक एंडोस्पर्म क्या होता है, देखो मोजेक का मतलब भी यही होता है कि कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बेटा जो एंडोस्पर्म है उसके टिश्यू जो होते हैं उसमें सिमिलैरिटी नहीं होती है, नो सिमिलैरिटीज, यानी एक तरह के टिश्यूज नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के उसमें टिश्यूज होते हैं। तो इसका आप बेहतरीन एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों मेज, और आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो टोमेटो। क्लियर। अब टोमेटो में भी देखा होगा आपने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर पैचेज होते हैं अंदर, है ना, कुछ रेड होते हैं, कुछ हल्के हल्के येलो ग्रीन भी होते हैं, है ना। तो क्या एक तरह के टिश्यूज हैं, नहीं,
है ना। तो जब टिश्यूज़ के अंदर सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है तो इसे बोलते हैं अपन मोज़ेक एंडोस्पर्म। क्लियर। इसी के साथ बच्चों कुछ और टर्म भी देखिए आप। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है जीनिया इफेक्ट। ठीक है। अब जीनिया इफेक्ट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन के क्रोमोसोम या पोलन ग्रेन के जीन, ये क्या करते हैं बच्चों, इनकी वजह से एंडोस्पर्म का कलर इफेक्ट हो जाता है बेटा। ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन की वजह से, ड्यू टू पोलन ग्रेन इफेक्ट, ड्यू टू पोलन ग्रेन, एंडोस्पर्म का अगर कलर इफेक्ट हो जाता है, मतलब उसके इंटरनल टिश्यूज पे अगर इफेक्ट पड़ता है, पोलन ग्रेन के जीन्स का या क्रोमोसोम का एंडोस्पर्म के इंटरनल टिश्यूज पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो इसे अपन जीनिया इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसका वंस अगेन आप वही एग्जांपल दीजिए जो अभी मैंने आपको मोज़ेक में बताया था, है ना, मेज का आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह बेटा एक आता है मेटाजीनिया इफेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। मेटाजीनिया इफेक्ट, अब ये क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन की प्लॉइडी है या पोलन ग्रेन के जीन्स हैं, इनका क्या होगा, एक्सटर्नल टिश्यूज़ पर, ठीक है ना, इफेक्ट पड़ेगा एंडोस्पर्म के। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, हार्ड इंटैग्यूमेंट टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, हार्ड कोट बन जाता है किसका, एंडोस्पर्म का। तो ये कहाँ, इंटरनल टिश्यू पर इफेक्ट पड़ा है या एक्सटर्नल पर, ये किस पर इफेक्ट पड़ा है, एक्सटर्नल पर। तो वंस अगेन बच्चों इसका आप एग्जांपल दे सकते हो डेट पाम, जो अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब एंडोस्पर्म में दो चीज़ें और पूछी जाती है, तो उसके बारे में भी हम साथ में पूरा एंडोस्पर्म की स्टडी साथ में ले लेते हैं ना। अब एंडोस्पर्म क्या करता है बच्चों, एंडोस्पर्म क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन किसको देता है बच्चों, ये देता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो किस में होता है, सीड में। ठीक है ना। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। इसके अलावा सीडलिंग्स को, सीडलिंग क्या होता है, जब जर्मिनेटिंग स्टेज होती है ना, सीडलिंग स्टेज को भी ये न्यूट्रिशन देता है। क्लियर। जर्मिनेटिंग स्टेज में जब प्लांट होता है तो उसको सीडलिंग स्टेज बोलते हैं ना। तो उस समय ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरा यूटिलाइज कर लेता है, यानी एंडोस्पर्म अब उसमें रिमेन नहीं रहेगा, बचेगा नहीं, पूरा यूटिलाइज हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम। और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया है लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, फूड स्टोरेज की फॉर्म में अभी भी है। तो देखते हैं उसके बेसिस पर, एंडोस्पर्म के बेसिस पर जो सीड है उसके टाइप यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एंडोस्पर्म के बेसिस पर बच्चों सीड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चों नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या इन्हें कहते हैं बच्चों एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके लिए आप इजी टर्म भी बोलते हैं, इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी जिनमें, इनमें क्या हुआ है बच्चों कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है, कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है। अब इनमें एंडोस्पर्म जो है वो बचा नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, नाम ही क्लियर हो गया ना, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब अब एंडोस्पर्म बचा नहीं है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है। तो इनका एग्जाम्पल है बेटा मोस्टली डाइकोट प्लांट। अब आप यूनिवर्सल मत बोलो, मोस्टली डाइकोट। एग्जाम्पल देखो जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ग्राम, पी, ग्राउंडनट, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर, याद रखोगे ना। तो नॉन एल्ब्यूमिनस कौन होते हैं, जिनमें पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो गया। अब सवाल ये है कि फिर इनमें फूड स्टोरेज कौन रखेगा, तो इनके अंदर जो फूड स्टोरेज टिश्यू होगा वो कॉटिलिडीन होगा। कॉटिलिडीन अभी आपको हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। क्लियर हुआ एकदम अच्छी तरह से। तो फूड स्टोरेज अब इसमें किस में रहेगा, कॉटिलिडीन में, यानी अब फूड प्रोवाइड करवाने का काम सीडलिंग में कौन करेगा, कॉटिलिडीन करेगा। क्लियर हुआ। दूसरा टाइप है बच्चों एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब था बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, एंडोस्पर्म अभी बचा हुआ है, पूरी तरह से यूज नहीं हुआ है। तो एंडोस्पर्म अभी
बचा हुआ है, ठीक है। और एंडोस्पर्म बचा हुआ है मतलब एंडोस्पर्म के पास क्या पड़ा है बेटा, फूड स्टोरेज। क्लियर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया लेकिन एंडोस्पर्म पूरा यूज नहीं हुआ, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा, वही बात है, मोस्टली शाबाश मोनोकोट, ठीक है। लेकिन कुछ डाइकोट भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, कैस्टर बीन, ठीक है, सनफ्लावर ना, ये डाइकोट के अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो इस तरह से हमने ये एंडोस्पर्म की पूरी स्टडी की है। क्लियर, फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें।